जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, आज हम आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है बच्चों, ये कथा साहित्य के भाग को हम लेके चल रहे हैं। पहले पाठ को हमने, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित बलिदान है, उसको पढ़ लिया है और उससे संबंधित हमने प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए बच्चों, अब हम दूसरा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। इसमें बच्चों कुल मिला के पांच पांच पात्र मेन हैं, जिसको जैसे चंपा हो गए, बुद्धगुप्त, चंपा चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है, मणिभद्र के पहरे की बेटी है चंपा, बुद्धगुप्त एक युवा जलदस्यु हैं, जो कि नाव लुटेरा हैं इस पात्र में। मणिभद्र हैं बच्चों, जो पोता अध्यक्ष हैं, जो चंपा का हरण करना चाहता था। और नायक मेन, जो पोत का नायक बच्चों, जो युद्ध उपरांत बुद्धगुप्त का सेवक बन जाता है। और एक जया पात्र है बच्चों, ये एक आदिवासी श्यामा युवती है जो चंपा की दासी है। यही मेन पांच पात्रों में ये पूरा कहानी इर्द गिर्द घूमता है। तो बच्चों सबसे पहले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे, इससे संबंधित प्रश्न बच्चों आप ध्यान से इनको पढ़िए। ये 3 4 5 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन सभी का उत्तर आपका एक ही होगा। तो क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि हम इस कहानी को क्यों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके लिए हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए। या क्वेश्चन बन जाएगा कि आकाशदीप कहानी के कथानक का सारांश लिखिए, या आकाशदीप कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालिए। भाषा एवं शैली की दृष्टि से आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए। या फिर ऐसे पर भी प्रश्न बन सकता है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि आकाशदीप कहानी की असफलता उसमें निहित जो घटनाएं हैं उस पर आधारित है या नहीं। तो इस प्रकार कई प्रकार से या लिख देगा कि सारांश लिखिए आकाशदीप कहानी का। तो बच्चों आपको यही क्वेश्चन, हम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम आपसे ये कहानी विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। तो हमने बच्चों पाठ तीन पार्ट, ये 7 पार्ट में कुल बटा हुआ है, जिसको हमने 3 पार्ट पहली क्लास में कक्षा में पढ़ लिया है। और उस वीडियो का बच्चों लिंक हम इस वीडियो में प्रोवाइड अवश्य कर देंगे और आप उस पूरी कहानी को पढ़िएगा। पहले आप उस, जो हमारे नए बच्चे जुड़ गए हैं, पहले आप उस कहानी को पढ़ लीजिएगा जो पहले पार्ट में है, आकाशदीप पार्ट 1 करके है। और उसके बाद बच्चों आप इसको देखिएगा, प्ले लिस्ट का लिंक हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे आप। अब आइए बच्चों हम कहानी को ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार से अब आगे नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी हल करवा देंगे। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप भर कर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वो दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखें उसे चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों में झिलमिला जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फेर ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरें, हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बना रही थी और वह मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। अब देखिए बच्चों आगे, दूर से धीवरों का बंसी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि सरल
कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वो अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वो अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वो जंगली थी, नील नभ मंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वो चंपा को रानी कहती बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविका, महानाविक कब तक आवेंगे बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहते थे। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों बेसुध थी चंपा। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर देखा, कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निराधिसाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वो कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस दीप की अधीश्वरी चंपा रानी? मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है, महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्न लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी अर्थात नाव आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे को का मुंह क्यों देखते थे? वो नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर कर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं नहीं, तुमने 10वीं वृत्ति छोड़ दी थी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, तृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वो प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों बाद लौटते तो वो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। वो गदगद हो जाती, मेरी माँ। आह नाविक, ये उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जन दस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप ना देखा था। वो ठठाकर हंस पड़ा। ये क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रही हो, तो रहो। ये क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। अब आइए बच्चों, पाठ नंबर 5 पे हम चलते हैं। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला में टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया, उसका मुख बेला पड़ गया, अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनित विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन मिलन किरणों से विरक्त था।
चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। वसन अर्थात वस्त्र को कहते हैं बच्चों। जया के संकेत से एक छोटी सी नाव आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सादृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वो जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वो क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज खोज सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वो कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर तुम्हारे अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी की रहस्यपूर्ण नील जाल का वहक अस्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया हो। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ में पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा किया। चमक कर वो कृपाण समुद्र का हृदय वेधता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है, जल्द अस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वो स्वप्न की रंगीन संध्या कम से कम अर्थात अंधेरे से आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। पाठ 6 पे आते हैं बच्चों। भाग 6 हम देखते हैं। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वो बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल पर उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला अर्थात बच्चों पर्वतों की माला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। अर्थात जो शैलमाला पर्वत था, वहां पर चंपा के जो आदि निवासी थे, वहां पर उनका समारोह था। उन सबों ने
चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्त के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। रूढ़ होकर बच्चों, एकदम से अलग होकर। शैल, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो, अलग और कोई दूसरा अर्थ ना हो, उसे रूढ़ कहते हैं। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम आभूषण से सजी वनमालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या ये सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वो एक दूसरे रसोई के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास करती बुद्धगुप्त, वो दिन कितना सुंदर होता, वो क्षण कितना अस्पृहणीय होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते हो। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वो कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इस निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हुए है। स्मरण होता है वो दार्शनिकों का देश है, वो महिमा की प्रतिमा। मुझे स्मृति याद आती है, नित्य आकर्षित करती है। और परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांति मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। आलोक की एक कोमल रेखा उस निविड़ तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं ना हंस सका। बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं ना हंस सका। चलोगी, यहाँ पर दोहरा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलोगी चंपा पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राज रानी सी जन्मभूमि अंक में। आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु लहरें मानती हैं। वह स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के आंचलों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभुओं का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के साथ के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार कर सकूं, इसमें संदेह है। इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए।
महानाविक की उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाश दीप जल रहा है। अब देखिए बच्चों, भाग 7 पे हम लोग आ गए हैं। आप धैर्यपूर्वक बने हुए हैं, सुन रहे हैं। इस कहानी को आपने धैर्य से सुना तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा बच्चों। एक दिन थोड़ा रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का पकोल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही है, अर्थात चल रही है, आ रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु किंतु इसके बाद भी बहुत दिल दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सादृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई बच्चों। तो आज हमने ये आकाशदीप कहानी का शेष भाग पढ़ लिया है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर श्रृंखला की ओर। नेक्स्ट क्लास में मुझे विश्वास है आपने पूरी कहानी को सुना है और आप मेरे साथ धैर्यपूर्वक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप निरंतरता ऐसे बनाइएगा, विश्वास रखिए, सफलता आपको अच्छी मिलेगी, आप बहुत ही अच्छे अंकों से सफल होंगे। इसमें बच्चों 5 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह निरंतरता आप बनाए हुए हैं। इस वर्तमान में ये आप क्लास 11 में हैं, नेक्स्ट ईयर आप 12 में जाएंगे तो ये आपके अंदर हैबिट रहेगी निरंतरता की। इसलिए हमको निरंतर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए बच्चों। और इसी उद्देश्य के साथ हम आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्तमान में माता रानी का नवरात्रि पर्व चल रहा है, फिर भी हमने एक भी छुट्टी नहीं ली है। आप लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और मुझे विश्वास है आप भी मेरे वीडियो को बहुत सराह रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सब्सक्राइब भी करेंगे नए बच्चे। तो हमारे जो नए बच्चे हैं बच्चों, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा जिससे निरंतर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस हिंदी विषय को इसका लाभ उठाएं और हिंदी विषय को अपने बहुत ही स्ट्रांग बनाएं। क्योंकि बच्चों जब हिंदी विषय मजबूत हो गया ना तो बाकी सारे विषय हमारे अच्छे से लिख जाते हैं, क्योंकि लिखना पढ़ना समझना हमारा हिंदी ही है बच्चों, आप तो जान ही रहे हैं। और हिंदी स्ट्रांग हो गया तो बाकी लगभग सारे विषय हम अच्छे से कर पाते हैं। तो चलते हैं बच्चों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस आकाशदीप से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर। जय हिंद बच्चों।